यार हम रोटेशनल मोशन का सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। तो सेंटर ऑफ मास में मैंने आपको बताया था दो टाइप के हमारे पास सिस्टम होते हैं, एक डिस्क्रीट मास सिस्टम और एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अगर हम डिस्क्रीट मास सिस्टम की बात करें तो फिर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? एक्स सी एम इज इक्वल्स टू m1 x1 m2 x2, इस तरीके से ऐड करते जाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज कैपिटल एम। जहां पे कैपिटल एम क्या होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरीके से। वेरएस अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम होगा तो फिर उस केस में एक्ससीएम कैसे फाइंड करेंगे? सर 1/L को कॉमन आउट कर लेंगे, इंटीग्रेशन x डॉट डी एक्स। भाई वेरी गुड। बेसिकली हम 1/m को बाहर कांस्टेंट ले लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे x डॉट डी एक्स को। dm बेसिकली होगा ये कि हम यहाँ पे लिख देंगे dm इंटू एक्स, फिर dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और विद इन प्रॉपर लिमिट्स हम पोजीशन वेक्टर्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे। यहां तक डिस्कशन हो गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास रिजिड बॉडी है, यूनिफॉर्म शेप्ड रिजिड बॉडी, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। जैसे अगर मैं रॉड की बात करूं, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड की बात करूं, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सर बिल्कुल सेंटर पे। बिल्कुल सेंटर पे होगा। ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, इसके ऊपर बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। डन। अब आ जाओ नेक्स्ट पैटर्न पे। एक पैटर्न बच गया था क्वेश्चन का, आओ अब वो पैटर्न डिस्कस करते हैं। चलो भाई इधर देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। भाई मैं कह रहा हूं कि ये एक हमारे पास डिस्क है और इस डिस्क में से हम कुछ पार्ट रिमूव कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये डिस्क है, इसमें से ये मैंने कुछ पार्ट इसमें रिमूव कर दिया। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन। तो पहले तो कॉन्सेप्ट सोचो, कैसे फाइंड करोगे सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन? एक बार रिपीट कर रहा हूं। माइनस मैंने क्या करके। कहा कि एक डिस्क ली है, उसमें से एक डिस्क वाला पार्ट रिमूव कर दिया। जो ये ग्रे कलर का मैंने ड्रॉ किया है दैट इज बेसिकली हॉलो पार्ट, ये हमने रिमूव कर दिया है। तो हमारे पास बस ये ब्लू कलर का शेडेड पोर्शन बचा है। सो हाउ वी विल कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन? सर जैसे आपने वहाँ एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस लिखा है, तो यहाँ जैसे माइनस हो जाएगा क्योंकि। भाई वेरी गुड, बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट करना है। आओ इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो और फिर इसको सॉल्व करके इस लास्ट पैटर्न को भी खत्म करते हैं। चलो भाई राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका हमें डायमीटर गिवन है, बड़ी वाले डिस्क का डायमीटर गिवन है, दैट इज 56 सेंटीमीटर। और जो पोर्शन हमने रिमूव किया है उसका डायमीटर हमें गिवन है, दैट इज 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। भाई जैसे ही पहले क्वेश्चन लिख लो, बता दो, फिर सॉल्व मैं करा रहा हूँ, चेक करना स्टेप समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। डन सर। डन। देखो यार, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी यूनिटरी मेथड पढ़ाया था। क्या होता है यूनिटरी मेथड? टोटल मास या टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू जितनी लेंथ का आपको फाइंड करना है उतनी लेंथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इधर भी सेम कॉन्सेप्ट वही करना है। यार आप क्या करो, आप अज्यूम कर लो कि जो ये टोटल डिस्क है, देखो इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहले आप ये सोचो ही मत कि हमने कुछ रिमूव किया है। ये पूरी की पूरी एक बड़ी डिस्क ले लो। तो मुझे बताओ इस बड़ी डिस्क का मास अगर मैं m अज्यूम कर रहा हूं, तो आप जो छोटी डिस्क है उसका मास कैसे कैलकुलेट करोगे? भाई पहले चेक करके बताओ कुछ समझ में आ रहा है या बिल्कुल हवा से ऊपर जा रहा है? सर आ रहा है। डन। मैं क्या बोल रहा हूं कि बड़ी डिस्क को और ये जो हमने पोर्शन रिमूव किया है, इन दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल डिस्क की तरह ट्रीट करो। तो मैंने कहा इस पूरी डिस्क का मैंने मास ले लिया है m। इसका रेडियस कितना है अगर आप नोटिस करो तो हमें डायमीटर 56 गिवन है, तो मतलब हमें इसका रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर। छोटी डिस्क का रेडियस कितना गिवन है हमें? सर 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर इसका डायमीटर गिवन है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 21 21। सेंटीमीटर। तो मैं बोल रहा हूं इस छोटी डिस्क का मास फाइंड करके दे दो। इस छोटी डिस्क का मास कैसे फाइंड करोगे? तो हम फिर से यूनिटरी मेथड ही लगाएंगे
कैसे कैलकुलेट करेंगे एम डैश? टोटल मास डिवाइडेड बाय, अब ये डिस्क है, डिस्क वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है या थ्री डायमेंशन है? सर अगर स्फीयर है तो 3D है। डिस्क स्फेयर नहीं होता, स्फेयर का तो बिल्कुल एक बॉल हो गया। डिस्क का 2D। मतलब जैसे हमारे पास वो कंप्यूटर डिस्क वगैरह होती थी, शीट। तो ये टू डायमेंशन हो गया। जब भी ये टू डायमेंशन हो जाएगा, हम मास पर यूनिट लेंथ नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? मास पर यूनिट एरिया। तो भैया टोटल एरिया कितना है डिस्क का? पाई आर स्क्वेयर। आपको कितने एरिया के लिए फाइंड करना है? पाई स्मॉल आर स्क्वेयर के लिए फाइंड करना है। प्लीज जरा एक बार सब लोग स्टेप्स चेक करो, किसी के लिए रिपीट करना है तो रिपीट करूं फिर मैं? नो सर, डन सर। डन। भाई रिपीट कर। बाकी रिपीट करना भी वेरी गुड। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है ना बेसिकली डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, यूनिटरी मेथड। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू जितने लेंथ का आपको फाइंड करना है। लेकिन ये वन डायमेंशनल लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए लगेगा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ये रॉड्स के लिए लगाया था। जैसे ये एक रॉड ले रहा हूं मैं, और मेरे को इसका टोटल मास गिवन है, टोटल लेंथ गिवन है। मेरे को सिर्फ इतने छोटे से हिस्से के लिए फाइंड करना है कि इस छोटे से हिस्से के लिए कितना मास होगा। तो हमने क्या किया होगा यहाँ पे? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू डीएक्स, जितनी लेंथ का मेरे को फाइंड करना था, लेकिन ये लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए। सिमिलरली अगर मेरे पास टू डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो मैं वहां पे लिखूंगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू जितने एरिया को आपका फाइंड करना है उतने एरिया मल्टीप्लाई कर दो। ये किसके लिए लगेगा? टू डायमेंशनल वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए, शीट, डिस्क, इन सब चीजों के लिए। और एक और क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम इनटू छोटा सा वॉल्यूम जिसके लिए आप फाइंड करना चाहते हो। ये किसके लिए लगेगा? 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब जैसे स्फेयर, सिलेंडर, क्यूब, इन सब के लिए। अभी एक बार चेक करके बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर है? भाई बाकी सब लोग चेक करके बताओ ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि कम यस सर। मास पर यूनिट लेंथ, कम वेर डन। तो यार इधर हमें पता है ये डिस्क गिवन है, तो इधर मास पर यूनिट एरिया की हेल्प लेंगे। तो देखो पाई से पाई कट गया, रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को इस छोटी डिस्क का मास बता दो कि ये छोटी डिस्क का मास कितना आ रहा है जो हमने रिमूव किया है। तो ये हो जाएगा एम डैश इज इक्वल्स टू एम 28 का स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं कि फिलहाल आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो, मतलब सिर्फ डायरेक्टली 28 का स्क्वायर ही छोड़ दो, इनटू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 21 का स्क्वायर। 21। तो आपको इससे क्या पता चल गया? इस छोटी डिस्क का मास पता चल गया। बड़ी डिस्क का मास आपने एम लिया ही है। तो क्या अब आप रिमेनिंग पोर्शन का मास फाइंड कर सकते हो कि जब मैं इन दोनों को रिमूव करूंगा और मेरे पास ये रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, इस रिमेनिंग पोर्शन का मास कैसे निकालेंगे हम? भाई मेरे सर ख्याल बड़ी से आपको डिस्क इन और दोनों को डिवाइड। सब्ट्रैक्ट करके, तो इधर लिख रहा हूं मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। चेक करना आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बिगर डिस्क, जो ये वाली बिगर डिस्क थी, माइनस मास ऑफ स्मॉलर डिस्क। स्मॉलर डिस्क मतलब ये वाली डिस्क। इन दोनों के मास को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को इस रिमेनिंग पोर्शन का मास मिलेगा। अब यहां भी चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछो पहले। डन सर। तो भैया इसमें बस लिख दो m माइनस m/28 का स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर। बाद में देखेंगे सॉल्व करने पे क्या आएगा। यहां तक सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लो। और देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। डन सर। डन। चलो अब भैया हमारे पास सबके मास आ चुके हैं। याद रखो, बड़ी डिस्क का मास कैपिटल एम, छोटी डिस्क का मास m/28 स्क्वायर इंटू 21 स्क्वायर, और रिमेनिंग पोर्शन का मास भी हमें मिल गया, दैट इज m माइनस m/28 स्क्वायर इंटू 21 स्क्वायर। अब मुझे बताओ बड़ी डिस्क का सेंटर ऑफ मास किधर होगा? सर उसके सेंटर पे। बिल्कुल उसके सेंटर पे। तो देखो ये मैं ना कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। भाई मैंने कहा बड़ी डिस्क का मास, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके सेंटर पे होगा, ओ पे। छोटी डिस्क का सेंटर ऑफ मास किधर होगा? भाई सर उसके उसके बिल्कुल सेंटर पे। सेंटर पे। मेरे को बताओ इन दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा?
भैया एक का रेडियस 28 है, एक का रेडियस 21 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। यस सर। बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ इधर। भैया देखो, मैं लिखूंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ बिगर डिस्क। कैसे आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द बिगर डिस्क? मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इनटू उसका सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट प्लस मास ऑफ द स्मॉलर डिस्क इनटू उसका सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन प्लस मास ऑफ द स्मॉलर डिस्क। भाई अगर मैं रिमेनिंग पोर्शन और स्मॉलर डिस्क दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलेगा? अल्टीमेटली मेरे को बिगर डिस्क की तो मिलेगी। तो मैंने वही लिखा है कि बिगर डिस्क का सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होना चाहिए? बिगर डिस्क का सेंटर ऑफ मास होना चाहिए हमारा रिमेनिंग पोर्शन का मास और उसका सेंटर ऑफ मास प्लस स्मॉलर डिस्क उसका सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक एक करके पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे को रिस्पॉन्स रेट कम लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा सबको समझ में आ रहा है। संजीव, क्षितेज, सब लोग चेक करके बताओ। पलक, अभिनव, अभी। सर रिपीट कर दो। ठीक है रोहित, कौन से स्टेप से रिपीट करना है? सर ये तो वाला? अभी बताया आपने। अच्छा लास्ट वाला, ठीक है। रोहित इसको इस एग्जांपल से समझो। ये मेरे पास एक पेन है, लेकिन ये पेन दो पार्ट्स में है। मेरे पास एक कैप है और एक ये पेन है। मैंने कहा इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो टोटल पेन मिलेगा। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि इसमें से एक पार्ट रिमूव कर दिया तो जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। पहले रोहित ये चेक करो, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस। तो रोहित मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं कैप को और इस पेन को दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे को टोटल बड़ा वाला पेन मिल जाएगा। यस डन। सर। इधर मैंने वही लिखा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द बिगर डिस्क। बिगर डिस्क का सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बचा था वो, इसका सेंटर ऑफ मास प्लस जो छोटी डिस्क थी वो और उसका सेंटर ऑफ मास, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे को बड़ी डिस्क का सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। अब चेक करो, अब कोई डाउट है इसमें या और किसी मेथड से रिपीट करूं? नो क्लियर है। अब अभी हमने सर। हाँ, अभी हमने डिस्कस किया बड़ी डिस्क का सेंटर ऑफ मास किधर है? एग्जैक्टली ओरिजिन पे, सेंटर पे। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं? 0। 0। मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन कितना है आपके पास? भाई अभी हमने कैलकुलेट किया था मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन कितना है हमारे पास? m माइनस m इंटू 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28 का स्क्वायर। रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास आपको पता है क्या? नहीं, हमें ये कैलकुलेट करना है। प्लस मास ऑफ द स्मॉलर डिस्क कितना है? हमने अभी कैलकुलेट किया, m बाय 28 स्क्वायर इंटू 21 स्क्वायर। छोटी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है हमें पता है क्या? यस, 7 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है छोटी डिस्क का सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे लिख दो 7 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास बड़ी डिस्क का कितना था? कैपिटल M। इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 0। 0। तो बस हमें अल्टीमेटली ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार सॉल्व करो प्लीज ऊपर वाली इक्वेशन को, पर x की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। बस ये लास्ट पैटर्न था इस क्वेश्चन का, मतलब सेंटर ऑफ मास वाले का। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, दैट इज टॉर्क। मैं आपको इक्वेशन लिख के सॉल्व करा रहा हूँ, चेक करना स्टेप समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। इस साइड तो 0 हो गया, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा m माइनस m बाय, भैया 28 का स्क्वायर 784
और 21 का स्क्वायर 441, इसको अभी मेरे को सॉल्व करना है, इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा m इंटू 441 डिवाइडेड बाय 784 इंटू 7। इसको दूसरी साइड ले जाओ तो हम चेक कर रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा 441 इंटू एम डिवाइडेड बाय 784, और यहाँ पे एक और बच रहा था 7, इक्वल्स टू, इधर क्या बच रहा था हमारे पास, m माइनस m इंटू 441 डिवाइडेड बाय 784 इंटू एक्स। भैया इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है आपको, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं, ये कितना आएगा 784, तो ये हो जाएगा 343m डिवाइडेड बाय 784 इंटू एक्स। इधर आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 441m डिवाइडेड बाय 784, 784 कैंसिल हुआ, m कैंसिल हुआ, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है 441 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 343। चलो इसको कैलकुलेट करो, अब पूरा डिविजिबल है, ये कैलकुलेट हो जाएगा। सर और 9 सेंटीमीटर। वेरी गुड, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। माइनस में आएगा, पहले ही बोल देता हूं, माइनस साइन मैंने अभी इसलिए नहीं लगाया था ताकि कंफ्यूजन ना हो, माइनस में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि एक दोनों टर्म पॉजिटिव में है, एक को दूसरी साइड लेके जा रहे हो तो नेगेटिव में बन जाएगा। और इधर -9 क्या इंडिकेट कर रहा है, -9 ये इंडिकेट कर रहा है कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया है। ध्रुव एक बार चेक करो, दिशा, निशांत, डन सर। डन। चलो तो मैं बढ़ू नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, यस सर। चलो डन। तो भैया आज बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बेसिकली टॉर्क। यार अभी हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में कि अगर ये हमारे पास कोई रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, अगर मैं कोई भी फोर्स लगाऊं और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, तो इस केस में ये रॉड क्या करेगी, हमें पता है इस केस में ये रॉड सिर्फ और सिर्फ लीनियरली मूव करेगी, रोटेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। सेंटर ऑफ मास कभी भी चीजों को रोटेट नहीं करा सकता, वो सिर्फ चीजों को लीनियरली मूव करा सकता है। सिमिलरली अगर अब मैं दूसरा केस लूं, अब हमें दूसरा केस कंसीडर करना है कि भैया हमने ये एक रॉड ली, ये उसका सेंटर ऑफ मास, और अब की बार मैं फोर्स लगा रहा हूं किसी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। अगर आप चेक करो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हमें पता है कि अब ये रॉड क्या करने लगेगी, अब ये रॉड शायद से लीनियरली मूव करे, और रोटेट तो करेगी ही करेगी। तो हमें पता चल गया रोटेशन के लिए क्या जरूरी है, रोटेशन के लिए फोर्स आना जरूरी है, और साथ के साथ क्या आना जरूरी है, सेंटर ऑफ मास से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना जरूरी है। तो यहां पे हमें पता चल गया कि रोटेशन इंपैक्ट ऑफ फोर्स, भैया आप सबने पढ़ भी रखा होगा ये, रोटेशन इंपैक्ट या टर्निंग इंपैक्ट ऑफ फोर्स, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जहां पे आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लोगे, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेरी गुड, जहां पे याद रखना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कहां से लोगे, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब आप रॉड को कौन से पॉइंट से रोटेट कराना अज्यूम कर रहे हो। भाई जैसे फॉर एग्जांपल इधर ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा ये मैंने एक स्केल लिया, और इस स्केल के ऊपर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूं यहाँ पे, तो जब मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा ना तो ये स्केल इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो आप देखो ये हमारा एक सर्कुलर आर्क कंप्लीट कर रहा है, सर्कुलर आर्क। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। डन। भैया रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा जैसे ये पेन है, यहाँ पे कोई वेट रखूंगा तो ये अपने आप बेंड हो जाएगा, और देखो ये एक सर्कुलर आर्क कंप्लीट करेगा। तो मतलब ये रोटेशनल मोशन हो गया। लेकिन इधर अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, क्या इसका सेंटर ऑफ मास या इसका एक एंड पॉइंट, एंड पॉइंट।
वेरी गुड। अब की बार जो इसका ये रोटेशन है ये इसके एंड पॉइंट के अबाउट हो रहा है, तो ये एंड पॉइंट इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगी। और अब आप जो भी डिस्टेंस लोगे वो इस पॉइंट के अबाउट लोगे। चेक करते जाओ, ये चीजें समझ में आ गई हैं आपको? यस सर। यस डन। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी को लो, आप कहीं से भी ले सकते हो डिस्टेंस, लेकिन हमेशा कोशिश करना एक्सिस वो ही सिलेक्ट करना जिससे आपके मैक्सिमम फोर्स कैंसिल आउट हो जाए। जैसे समझो भैया भावनाओं को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। भैया मैंने कहा ये हमने एक रॉड ली है, भैया ध्यान देते जाना इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट है ये, मैंने एक रॉड ली, इसको मैंने इस पॉइंट के ऊपर रख दिया, एक और मैंने ये दो एंड है इनके ऊपर रख दिया, जैसे कि ये स्केल, इसको मैंने इन दो फिंगर्स के ऊपर सपोर्ट कर दिया है, ये हो गया हमारा। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे एक वेट सस्पेंड कर रहा हूं, एक कोई वेट है जो लटका रहा हूं। अब आप मुझे ये चेक करके बताओ कि इस रॉड के ऊपर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, ये चेक करके बताओ आप। रॉड का मास m, तो भैया मुझे सबसे पहले तो ये बताओ रॉड के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। सर एक तो mg। तो भैया हमें पता है सबसे पहले एक सेंटर से, भैया इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दे लेना तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक तो सेंटर से लगेगा वेट इसका, ये हो गया फोर्स 1, यहां लिख देता हूं, फोर्स 1 mg। दूसरा फोर्स ये वेट हो गया, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? भैया अगर मैं किसी भी चीज को किसी एक सरफेस के ऊपर रख रहा हूं तो क्या फोर्स लगना शुरू हो जाएगा? कांटेक्ट की वजह से कौन सा फोर्स लगना शुरू हो जाता है? नॉर्मल फोर्स। तो एक नॉर्मल फोर्स यहां लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स यहां लगेगा। प्लीज चेक करो सबको ये चारों फोर्सेस समझ में आ गए? यस सर। डन। अब मैं अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, चेक करते जाना। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। इस क्वेश्चन में आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है कि आप कौन से पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करना चाहते हो। तो आप मेजॉरिटी जनता बता दो भैया कौन से पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करूं मैं, ए को, बी को, सी को, डी को या ई को? तो सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं, सबसे पहले हम ए को सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ रोटेशन पॉइंट। तो मैं जब जो भी इक्वेशन लिखूंगा वो रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहा हूं मैं? ए को ले रहा हूं। प्लीज चेक करना ये चीज, रेफरेंस पॉइंट मैंने लिया ए को। तो अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट ए को लिया तो आप मेरे को ये चीज चेक करके बताना, ये रेफरेंस पॉइंट ए है जिस एंड पॉइंट से मैंने होल्ड करा स्केल को। तो आप मुझे बताओ इसका वेट इसको किधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा, ऊपर या नीचे? सर नीचे। भैया सबके लिए रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सब रिस्पॉन्ड करो। मैंने कहा ये स्केल है, इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक लग रहा है mg नीचे, एक लग रहा है वेट नीचे, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर। मैंने इसको एंड पॉइंट से पकड़ा हुआ है। तो भैया वेट जो नीचे लग रहा है वो इसको किधर पुल करेगा? वो इसको डेफिनेटली नीचे पुल करेगा। तो इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज आ रही है या एंटी क्लॉकवाइज आ रही है? ये रोटेशन की डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है? सर ये वाली क्लॉकवाइज है। ये वाली क्लॉकवाइज होती है। अरे भैया जल्दी बता दो, रोहित चेक करो, प्रशांत। डन सर। डन। सिमिलरली वेट बताओ, वेट इसको किधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज में नीचे या ऊपर? सर ऊपर। वेट कहाँ लग रहा है? वेट अभी भी नीचे ही तो लग रहा है, नीचे ही तो पुल करेगा वेट। सर तो नीचे। अभी भी ये इसको कहाँ रोटेट कराने की कोशिश करेगा? नीचे। तो ये भी क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन अब N2, N2 याद रखो ऊपर लग रहा है, N2 ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये इसको किधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा? ऊपर की साइड क्लॉकवाइज। तो ये ऊपर की साइड करा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? एंटी एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज। सिमिलरली N1, N1 भी ऊपर की तरफ लग रहा है, N1 भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये भी इसको किधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। भैया बस आपको इक्वेशन लिखनी है। क्या इक्वेशन लिखनी है? इधर ध्यान दो, हमें इक्वेशन लिखनी है क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। तो आप मेरे को बताओ इक्वेशन क्या लिखूं? क्लॉकवाइज में कौन कौन आ रहा है? क्लॉकवाइज में आ रहा है mg, mg का डिस्टेंस कितना है पॉइंट ए से? ac, प्लस फिर दूसरा कौन सा है? वेट, W। वेट का डिस्टेंस कितना है पॉइंट ऑफ एक्सिस रोटेशन से? ae,
फिर एंटी क्लॉकवाइज के लिए आ जाओ, एंटी क्लॉकवाइज है N1, N1 का डिस्टेंस कितना है पॉइंट ऑफ रोटेशन से, AB, प्लस N2, N2 का डिस्टेंस कितना है पॉइंट ऑफ रोटेशन से, AD। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको बस हमें सॉल्व करना है और जो भी अननोन वेरिएबल गिवन होगा उसको कैलकुलेट करना है। चेक कर लो, आपको टॉर्क वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस डन। लेकिन अब एक चीज चेक करो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपने पॉइंट ए लिया तो क्या कोई भी फोर्स कैंसिल हुआ? नो सर। अगर मैं पॉइंट बी लेता तो बी से N1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? पॉइंट बी से N1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 0। तो उस केस में आपका N1 कट जाता अगर आप बी को रेफरेंस पॉइंट लेते, तो एक एडवांटेज हो जाता बी को लेने से। सिमिलरली अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट सी को लेते तो कौन सा फोर्स कट जाता? mg कट जाता, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता। अगर आप पॉइंट डी को लेते तो N2 कटता, पॉइंट ई को लेते तो W कटता। तो याद रखना हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पॉइंट को लेने की कोशिश करना जिसमें आपके मैक्सिमम फोर्स कट जाए। पॉइंट ऑफ रोटेशन को ऐसा पॉइंट लेने की कोशिश करना जिससे आपके मैक्सिमम फोर्स कट जाए, ताकि हमारी इक्वेशन सिंपल हो जाए। डन सर। डन है, चलो बढ़िया। प्लीज भाई सब लोग इसको कंप्लीट कर लो, जैसे कंप्लीट हो जाए बता दो, फिर इस पे आते हैं क्वेश्चंस पे। डन सर। डन, डन सर। बढ़िया। भैया अब ये क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्वेश्चन समझाना मेरा काम है भैया, आप ध्यान से क्वेश्चन समझ लेना बस। हमारे पास इधर है भैया फ्लोर और इधर है हमारे पास वॉल, और इन दोनों से एडजेसेंट मैंने एक लैडर रखी हुई है, सीढ़ी, इन दोनों से टिका के एक लैडर रखी हुई है। हमें लैडर की लेंथ गिवन है, लैडर की लेंथ है 3 मीटर्स, और इसका मास हमें गिवन है कि इसका मास है 20 kg। हमें ये डिस्टेंस गिवन है कि फ्लोर से कितने डिस्टेंस दूरी पे है, ये फ्लोर से भैया ये डिस्टेंस दूरी पे है 1 मीटर्स। चलो लिखो क्या क्या कैलकुलेट करना है, मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन लिखो क्या क्या कैलकुलेट करना है। फाइंड द reaction forces acting on the ladder. Ladder is in equilibrium, मतलब ये अभी स्टेशनरी खड़ी है, ये कहीं मूव नहीं कर रही है लैडर। लैडर इज इन इक्विलिब्रियम। चलो चेक कर लो, सबने क्वेश्चन लिख लिया है? यस सर। चलो डन। इधर देखो भैया क्वेश्चन को कैसे समझाना चाह रहा हूं मैं। यार हमारे पास है ना इधर वॉल और इधर फ्लोर है, और इनके बीच में मैंने कहीं ना कहीं ऐसे ये लैडर फंसा के रखी हुई है। क्या आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है इस तरीके से? यस सर। डन। यार अगर वॉल और फ्लोर दोनों ही स्मूथ होते, ध्यान देना, अगर वॉल और फ्लोर दोनों ही स्मूथ होते तो क्या होता, ये रॉड अपने फ्रिक्शन की मतलब वेट की वजह से इधर स्लाइड करती जाती, ये पॉइंट नीचे आता रहता और ये पॉइंट मेरा आगे जाता रहता, और ये रॉड बिल्कुल फ्लैट हो जाती फ्लोर के ऊपर। क्या ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। डन। भैया जैसे मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये क्या होता, ये नीचे खिसकती रहती खिसकती रहती खिसकती रहती और ये रॉड बिल्कुल नीचे फ्लैट हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वॉल तो स्मूथ है लेकिन हमारा फ्लोर क्या है, फ्रिक्शनल फ्लोर है, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन की वजह से इसने रॉड को आगे जाने से रोका है। तो सबसे पहले मैं आपसे क्या कैलकुलेट कराना चाहता हूं कि भैया फोर्सेस मार्क करो कि इस लैडर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो मैं फोर्सेस मार्क कर रहा हूं, आप चेक करते जाना, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। भाई सबसे पहले तो बिल्कुल सेंटर से सबसे नीचे क्या लगेगा इस रॉड का? वेट। वेट, mg लिख दिया मैंने। ये वाला जो पॉइंट है बी, ये आगे जाना चाहता था लेकिन इसको आगे जाने से रोका फ्रिक्शन फोर्स ने। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा पॉइंट बी पे, आगे या पीछे? सर आगे।
पॉइंट बी आगे जाना चाहता था तो फ्रिक्शन फोर्स ने उसको पीछे रोक के खींचा ना। नहीं, डाउट है इसमें? यस सर। तन्वी रिपीट। तन्वी, ये मेरा जो पॉइंट है पॉइंट बी, ये आगे शिफ्ट करना चाहता है। आगे शिफ्ट करना चाहता है तो इसको फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे ही तो लगेगा, तभी तो ये रुक पाएगा। यस सर। अगर आप फ्रिक्शन फोर्स आगे लगा दोगे तो फ्रिक्शन फोर्स इसकी हेल्प करेगा मूव कराने में, फिर तो ये पक्का मूव करेगा। यस सर। डन। और क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं भैया? एक नॉर्मल फोर्स ये फ्लोर से कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल फोर्स यहां लगेगा। दूसरा, ये वॉल से कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल फोर्स यहां लगेगा। ये सारे नॉर्मल फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। अब चेक कर लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भैया। मैंने सारे फोर्सेस मार्क कर दिए। N1 फ्रिक्शन फोर्स, N2 और यहां सेंटर से वेट। क्लियर है सर। क्लियर है? चलो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, चेक करते जाओ। सबसे पहले हम लिखेंगे लीनियर इक्विलिब्रियम, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सॉल्यूशन बता रहा हूं, चेक करो। लीनियर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। आप चेक करके बताओ रॉड पे आपको कौन कौन से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दिख रहे हैं? N1 के अपोजिट कौन सा फोर्स दिख रहा है रॉड पे लग रहा हुआ है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी कि N2 इज फ्रिक्शनल फोर्स, इक्वेशन 1। N1 ऊपर लग रहा है तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। mg। इक्वेशन 2। तो यार N1 की वैल्यू तो आपको हाथ की हाथ मिल गई। कैसे मिल गई? mg के बराबर। मास कितना है? 20 किलो। और ग्रेविटी की वैल्यू 10। तो हमारे पास N1 की वैल्यू तो हाथ की हाथ आ गई है। क्वेश्चन ने हमसे N1 और N2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लैडर। रिएक्शन फोर्स का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स। तो N1 N2 की वैल्यू निकालनी है हमें। N1 की वैल्यू निकाल ली, बचा क्या बस निकालना N2 की वैल्यू। यहां तक कंप्लीट करो, और कोई डाउट है तो पूछो अब। डन सर। डन सर। बढ़िया। अब चेक करो, क्या सारे फोर्सेस सेंटर पे लग रहे हैं? नहीं, सारे नो। फोर्सेस सेंटर पे नहीं लग रहे। तो मतलब ये रॉड को रोटेट कराने की भी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये रॉड रेस्ट पे है। तो अगर ये रॉड रेस्ट पे है तो मतलब अब हमें यूज करना है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे मैं आपको देखना चाहता हूं आप लोगों ने कितना समझा अच्छे से जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया आपको। भैया हमारे पास टोटल 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है नीचे बी, जो मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी, ए बी, और इस पॉइंट को ले लो सी। मेरे को बताओ कौन सा पॉइंट लूं एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए जिससे मैक्सिमम फोर्स कैंसिल आउट हो जाए? सर बी। भाई वेरी गुड, सबको ये समझ में आ रहा है। हम चाहे तो ए को एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकते हैं, सी को भी ले सकते हैं, बी को भी ले सकते हैं, लेकिन एडवांटेज किसको होगा लेने में? बी को होगा लेने में। क्यों? क्योंकि उससे मेरा N1 और F दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो यहां पे लिख लो रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट बी। तो अगर अब इस चीज को ध्यान देना, ये मेरी रॉड थी, ऐसे थी, मैंने पॉइंट बी को पकड़ के रखा हुआ है, पॉइंट बी को। N2 इधर लग रहा है, N2 इधर लग रहा है, तो इस N2 इसको किधर रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। भैया N2 इसको इधर रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, और ये डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। मेरे को लगा सबको नहीं समझ में आया है। पॉइंट बी से चीजों को पकड़ो और एक इधर फोर्स लगाओ। फोर्स लगाओगे तो ये स्केल इधर टर्न करने की कोशिश करेगा ना, तो ये टर्न इधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। सिमिलरली इधर एक वेट लगा रहा हूं, वेट इसको इधर रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये डायरेक्शन कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। सब मार्क कर दो और चेक करो। देखो हर एक स्टेप के बाद पूछ रहा हूं भैया, कहीं पे भी डाउट लगे प्लीज पूछ लेना। जसमप्रीत, दीक्षा, आस्था, अनुराधा। डन सर। डन। चलो बस तो अपना फॉर्मूला लगा दो भैया। क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन घुमाने की कोशिश कर रहा है? N2। एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमाने की कोशिश कर रहा है? mg।
अब मेरे को इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है पॉइंट बी से। अब ध्यान दो, N2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट बी के लिए क्या होगा, इधर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, चेक करते जाना। ये मेरा पॉइंट फोर्स लग रहा है N2 और यहां पे है मेरा पॉइंट बी। मेरे को ये वाली डिस्टेंस की वैल्यू पता है, लैडर की लेंथ 3 मीटर्स, लेकिन क्या ये परपेंडिकुलर आ रहा है? नो नहीं, सर। ये परपेंडिकुलर नहीं आ रहा। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस N2 से भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो ये वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये नीचे वाली लेंथ मेरे को 1 मीटर गिवन है, ये वाली लेंथ मेरे को 3 मीटर्स गिवन है। क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे सकते हो भैया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करके दो जरा पाइथागोरस थ्योरम से। प्लीज लगो काम पे, मेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करके दो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो भैया हमारे पास आएगा पाइथागोरस थ्योरम से 2√2। यहां यस तक सर। चेक कर लो, कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया। लास्ट, mg यहां लग रहा है सेंटर पॉइंट सी से और ये बी पॉइंट है, तो यार ये लेंथ हो जाएगी 1.5 मीटर्स। 1.5 मीटर्स, लेकिन 1.5 मीटर्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, फिर से वही वाली बात, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा आपका। तो ये टोटल लेंथ कितनी गिवन थी, 1। ये mg सेंटर से क्रॉस कर रहा होगा, तो ये 1 का हाफ, 1 का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ। 0.5। 0.5। मैंने आपको सारी वैल्यूज दे दी हैं, mg की वैल्यू पता है, N2 की वैल्यू निकल जाएगी, तो प्लीज N2 की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो मेरे को, बस ये क्वेश्चन समझा रहा था। और एक बार शुरू से चेक कर लो पूरा क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, और किसी भी स्टेप में डाउट हो तो भैया वो भी पूछ लेना। सर 50/√2। 50/√2। 50/√2 आ रहा है, चेक कर यस लेता सर। हूँ। यस बिल्कुल सही। mg हो गया 200, 200 का हाफ 100, बिल्कुल सही। तो 50/√2 यहाँ लिख देते हैं साइड में। N2 वैल्यू इज 50/√2। क्वेश्चन खत्म हो गया है। एक बार स्टार्टिंग से शो कर रहा हूं, आप सारे स्टेप्स को चेक कर लेना। भैया चेक करो, हमें N1 और N2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन ने कहा लैडर इज इन इक्विलिब्रियम। आपको दिखा सारे फोर्सेस सेंटर पे नहीं लग रहे हैं, मतलब इधर लीनियर इक्विलिब्रियम भी लगेगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लगेगा। लीनियर इक्विलिब्रियम की हेल्प से हमने सबसे पहले N1 की वैल्यू फाइंड करी, फिर N2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाया, और हमने पॉइंट ऑफ एक्सिस लिया है बी को, ताकि उससे फ्रिक्शन फोर्स और N1 दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएं, तो हमारे लिए सबसे एडवांटेज वाला पॉइंट बी रहेगा। बस उसकी हेल्प से लेके हमने N2 और mg चेक किया, एक क्लॉकवाइज आ रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास N2 की वैल्यू भी आ गई। डन सर। डन, चलो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझें। ये मेरे पास एक रॉड है, भाई मैंने कहा ये रॉड, इसकी लेंथ L, और कुछ भी ले लो, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे। ये मैंने फोर्स लगाया किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे। कितने एंगल पे? ये मैंने फोर्स लगाया एट एन एंगल थीटा। तो भैया इस फोर्स को हम क्या करेंगे, इस फोर्स को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स ऊपर लगेगा। मुझे बताओ इस वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जो हॉरिजॉन्टल इसी लाइन के अलोंग आ रहा है? F cos थीटा। वेरी गुड। और इस वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? F एफ sin। साइन थीटा। इस वाले को हम कहेंगे रेडियल कंपोनेंट, एफ आर, रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट क्यों? क्योंकि ये रॉड की लेंथ के अलोंग लग रहा है, तो यहां पे लिख देता हूं इट इज कॉल्ड एज रेडियल कंपोनेंट। वेरएस ये रॉड के बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है, इस कंपोनेंट को हम कहेंगे एंगुलर कंपोनेंट। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चेक करना। मैंने कहा ये हमारी रॉड है, इस पे फोर्स किसी एक एंगल पे लग रहा था,
तो फोर्स को मैंने स्प्लिट कर दिया, एक फोर्स लग रहा है बिल्कुल इसके अलोंग और एक फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर। तो मेरे को बताओ, अगर मैं इसकी अलोंग फोर्स लगा रहा हूं, मतलब मैं खींच रहा हूं रॉड को, मैं रॉड को खींच रहा हूं, तो क्या इससे रॉड रोटेट करेगी कभी भी? नो सर। तो याद रखना कि रेडियल कंपोनेंट की वजह से रॉड कभी भी रोटेट नहीं कर सकती। तो रॉड रोटेट कौन से कंपोनेंट की वजह से करेगी? भैया एंगुलर। अगर मैं परपेंडिकुलर लगा रहा हूं तो ये रॉड रोटेट करेगी। तो हमें एक चीज पता चल गया कि टॉर्क के लिए मेरे को हमेशा कौन सा कंपोनेंट लेना है? हमेशा एंगुलर कंपोनेंट लेना है। तो भैया इससे हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा कि भैया टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा इंटू आर, या फिर टॉर्क को लिख सकता हूं एफ इंटू आर साइन थीटा। इससे क्या पता चल रहा है? एफ साइन थीटा का मतलब फोर्स को स्प्लिट कर रहे हैं दो पार्ट्स में, और नीचे वाली इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि मैं किसको स्प्लिट कर रहा हूं? मैं लेंथ को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूं। साइन थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है, डॉट प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में? क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें पता चल गया कि टॉर्क इज नथिंग बट इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं इस पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है। इधर देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो पूछ रहा है टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट सही फॉर्मूला। ऑप्शन ए एफ क्रॉस आर, ऑप्शन बी एफ डॉट आर, ऑप्शन सी आर डॉट एफ, और ऑप्शन डी आर क्रॉस एफ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? सर डी। तो वेरी गुड, याद रखना भैया ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एफ क्रॉस आर और आर क्रॉस एफ ये दोनों सेम नहीं होते, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट आती है। एफ क्रॉस आर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आर क्रॉस एफ, दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट आती है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो याद रखना टॉर्क में हमेशा पहले आर आएगा फिर एफ आएगा। अगर आप एफ क्रॉस आर लिख रहे हो तो आपका आंसर गलत आएगा, ये चीज याद रखना। डन सर। डन। डन सर। अब मुझे ये याद दिलाओ कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना आता है, हाउ टू सॉल्व द क्रॉस प्रोडक्ट? सर एक बार रिकॉल करवा दो। एक बार रिकॉल कराना है, ठीक है, डन। भैया याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट हम हमेशा मैट्रिक्स मेथड से निकालते हैं। यहां लिख रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट इज सॉल्व्ड बाय मैट्रिक्स मेथड। इस पे हाथ के हाथ एक क्वेश्चन भी करा देता हूं ताकि आपका जो ये कंफ्यूजन है ये खत्म हो जाएगा। मैट्रिक्स मेथड में याद रखना क्या करना होता है आपको। सपोज यहां लिख रहा हूं कि मैंने आर की वैल्यू दी है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और मैंने f की वैल्यू दी है आपको f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे आई जे और के। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको आई जे और के में गिवन है वो सारी वैल्यूज लिख दो। तो मेरे को बताओ क्या क्या वैल्यूज गिवन है आई में? सर x1 एंड f1। वेरी गुड। जे में y1 एंड f2, के में z1 एंड f3। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना होता है। सबसे पहले आप लिखोगे आई कैप के लिए, आई कैप के लिए जब आप आई कैप के लिए लिखोगे ना तो प्लीज इस वाली लाइन को भूल जाओ, इस वाली लाइन को कट कर दो, भूल जाओ इस वाली लाइन को। डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई माइनस अपवर्ड्स मल्टीप्लाई, डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आया मेरे पास? y1 f3 माइनस अपवर्ड्स मल्टीप्लाई z1 f2। वेरी गुड। जे के लिए माइनस लगाना है, सिर्फ जे के लिए, याद रखना सिर्फ जे के लिए माइनस लगाना है। जब जे के लिए सॉल्व करोगे तो फिर भैया सेम स्टेप रिपीट कर दो। अब जे को भूल जाओ, यहां लिख देता हूं, अब जे को भूल जाओ। तो जब आप जे को भूलोगे फिर से डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई माइनस अपवर्ड्स मल्टीप्लाई, तो बताओ कितना लिखूं? सर x1 f3 माइनस z1 f1। वेरी गुड। फिर z के लिए पॉजिटिव ही लगाना है, सिर्फ j के लिए नेगेटिव लगेगा, याद रखना। के वाली लाइन को भूल जाओ, अपवर्ड्स मल्टीप्लाई माइनस डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई, बताओ क्या लिखूं? सर x1 f3 माइनस z1 f1। तो भैया z को निगलेक्ट करूंगा अब की बार, तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x1 f2 माइनस y1 f1।
क्या ये पूरा स्टेप क्लियर है सबको, कैसे सॉल्व करना है? Yes, sir. तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ हाथ की हाथ, आप खुद सॉल्व करोगे वो क्वेश्चन। मैं इतने वो क्वेश्चन देख Done, लेता हूँ। sir. डन, एक मिनट रुको प्लीज। हाँ मेरे को एक सेकंड दो, कुछ गलती हो गई यार मेरे से। shit. कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन यस, वी फाउंड द क्वेश्चन। चलो भाई ये लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर। फोर्स कितना लग रहा है? 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये फोर्स लग रहा है। पार्टिकल की पोजीशन क्या है? पार्टिकल की पोजीशन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। चलो भैया सॉल्व करो। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। आपको पहले ही बोल दिया टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है। तो सबसे पहले आप किसकी वैल्यू लिखोगे मैट्रिक्स में, आर की या एफ की? आर। वेरी गुड, ऊपर आर की वैल्यू आनी चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखा आई, यहाँ पे लिखा जे, यहाँ पे लिखा के। इसमें भैया वैल्यू 1, इसमें वैल्यू 1, इसमें वैल्यू -1, इसमें वैल्यू 7, इसमें वैल्यू -3, इसमें वैल्यू -5। चलो सॉल्व करो, मैं देखना चाहता हूँ सबके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। सर 8i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। रिपीट करो एक बार। सर 8i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। नहीं सही नहीं आ रहा आंसर। 8i कैप सही आया लेकिन उसका साइन सही नहीं आ रहा। -2j कैप बिल्कुल सही है और सर के कैप माइनस का गलत आ रहा सर -8i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। है। नहीं, सर आई का सही आ गया, जे का -10 सही आ गया, के का सही नहीं आ रहा। सर -10 की कैप। महक आपका सही है, वेरी गुड। तो अब भैया साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। आई के लिए कैलकुलेट करने के लिए पहले डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू -5 कितना आ जाएगा ये? -5। -5। फिर अपवर्ड्स मल्टीप्लाई किया माइनस, और -3 और -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? +3। तो आपको साफ दिख रहा आई के लिए -5 -3 -8i कैप तो आ ही रहा है। अब सॉल्व करते हैं जे के लिए। जे के लिए डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई किया तो 1 और -5 कितना आएगा? -5। 7 और 1 इनको मल्टीप्लाई किया तो -7 आएगा। माइनस माइनस +7 बन जाएगा। क्या सबको स्टेप समझ में आ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. डन। +7 और -5 2, और 2 में -j कैप, तो ये आ जाएगा -2j कैप। बचा सिर्फ के लिए कैलकुलेट करना। के लिए भूल गया तो ये आ जाएगा -3 डाउनवर्ड्स और -7। -3 -7 ये हो जाएगा हमारे पास -10k कैप। ये फाइनल आंसर। Done, sir. बढ़िया भैया, कंप्लीट कर डालो यहां तक। डन सर। डन, चलो लेट्स प्रोसीड। अब मैं आपको कुछ कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं लीनियर का और रोटेशनल का। लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। भैया सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख रहा हूं तो चेक करते जाना। लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन। यार हमें पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है
तो उस पे एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन होगी तो हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन काम आएंगी। कौन कौन सी है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। वेरस कैलकुलस वाले फॉर्मूले भी होते हैं। v का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलस में? dx बाई dt। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलस में? dv बाई dt। एक होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय dt स्क्वायर, और एक होता है v dv बाय dt, v dv बाय dx, सॉरी। तो अब यही सारे फॉर्मूले इधर भी लगेंगे। भैया फोर्स, फोर्स की जगह हो गया टॉर्क, मास की जगह हो जाता है इनर्शिया, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। और इधर लीनियर एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी बॉडी पे टॉर्क लग रहा है तो मतलब उस पे इन एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगी, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी तो भैया उसकी भी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आएगी। तो इधर तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जहां पे ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ये अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इधर एंगल के टर्म्स में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह बन जाएगा थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। लास्ट इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर 2 अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या बन जाएगा? थीटा। इधर एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डी थीटा बाई डी टी के बराबर, या फिर 2 पाई एफ के बराबर, या फिर 2 पाई बाई टी के बराबर। और एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? बताओ इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके। से डी ओमेगा बाई डी टी, और डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर, और ओमेगा ओमेगा टू इंटू ओमेगा। डी ओमेगा बाय डी थीटा। चेक करते जाओ, इसमें कोई डाउट है तो भाई पूछो। फिर ये फॉर्मूला याद रखना, v का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, आर ओमेगा। अगेन इसमें आर वेक्टर क्रॉस वो है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा। सिमिलरली लीनियर एक्सेलरेशन इज आर क्रॉस अल्फा। ये सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए, बस अब इन फॉर्मूलों को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना है। कंप्लीट कर लो इसे, फिर एक न्यूमेरिकल देता हूं, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। Done, sir. डन। चलो तो भैया एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखो भैया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक व्हील है, और इस व्हील की हमने एंगुलर स्पीड इंक्रीज करा दी। कितनी इंक्रीज पहले थी? 1200 आरपीएम से लेकर हमने इंक्रीज करा दिया है इसका 3120 आरपीएम। कितने टाइम के अंदर? विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 16 सेकेंड्स। रिपीट कर रहा हूं, एक व्हील है जो पहले रोटेट कर रही थी 1200 आरपीएम पे, अब वो कितने पे रोटेट कर रही है? 3120 आरपीएम। आरपीएम का मतलब सबको पता ही होगा, आरपीएम का मतलब क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। रोटेशंस पर मिनट, वेरी गुड। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट भैया कैलकुलेट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, और फिर सेकेंड पार्ट आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कि इस व्हील ने कितने रोटेशंस, ऐसे कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए। तो आओ इसको सॉल्व कर रहे हैं, या आप खुद से ट्राई करोगे पहले से? चाहे खुद से। चलो डन, चलो ट्राई करो फिर खुद से। सेकंड पार्ट आए ना आए, कम से कम फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाना चाहिए भाई।
रोहित बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। नहीं क्षितिज, क्षितिज ये फर्स्ट पार्ट का बता रहे हो ना आंसर या सेकंड पार्ट का? तन्वी सही है फर्स्ट पार्ट का। दीक्षा आपका भी सही। बलमिंदर चेक करना पड़ेगा फिर से, आपको सही नहीं है। चलो भाई आओ, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। सबसे पहले अगर मेरे को एंगुलर एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो अब मेरे को सबसे पहले चाहिए ओमेगा। इनिशियल ओमेगा मतलब होता है 2 पाई एफ। तो 2 पाई, लेकिन फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस हुए हैं, लेकिन इधर जो मेरे को रेवोल्यूशंस गिवन है वो पर मिनट गिवन है। तो हम क्या करेंगे भैया, 1200 डिवाइडेड बाय मिनट में है ना, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मेरे पास जाके फ्रीक्वेंसी आएगी। तो मैंने इसको डिवाइड किया तो भैया मेरे पास कितना आया, 40 पाई। 40 पाई मेरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, फिर से 2 पाई 3120 डिवाइडेड बाय 60 रोटेशंस पर सेकंड में किया, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 52, तो 104 पाई। बस सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इधर। 104 पाई माइनस 40 पाई डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज 16। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 64 पाई डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई। और एक्सीलरेशन कैलकुलेट करिए, लीनियर नहीं एंगुलर, तो रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट, 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लो अब यहां तक कोई डाउट हो तो। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया, एंगुलर एक्सीलरेशन इज 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। डन सर। Done, sir. डन। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टोटल एंगल पता करना पड़ेगा कि टोटल एंगल इसने कितना कवर किया। जब 1200 से लेके 3120 इसकी स्पीड हुई, तो भैया इसने टोटल एंगल कितना कवर किया। तो मतलब मैं अब कैलकुलेट करना चाहता हूं थीटा। अब चाहे सेकंड इक्वेशन से कैलकुलेट करो, चाहे तो आप कैलकुलेट करो थर्ड इक्वेशन से। एक बार मेरे को थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ टोटल कितनी आ रही है, जिससे आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे कैलकुलेट करना। भाई मेरे हिसाब से इसमें सेकंड इक्वेशन से कैलकुलेट करना शायद से ज्यादा इजी रहेगा, बाकी चेक करना पड़ेगा। तो ओमेगा की वैल्यू नॉट कितनी थी, 40 पाई इंटू टाइम 16 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 4 पाई इंटू टाइम का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 16। जरा एक बार सॉल्व करके बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। सिक्सटीन इंटू 16, 256, 256 इंटू 2। रोहित बिल्कुल सही, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1152 पाई। अब ये इसने टोटल एंगल कवर किया है, लेकिन एक रोटेशन में कितना एंगल कवर होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो मतलब 1152 को डिवाइड कर दो एक रोटेशन के एंगल से, दैट इज 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। पाई से पाई कटा, इसको सॉल्व कर लो तो नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगे आपके पास 576 रोटेशंस।
भाई रिपीट, टोटल एंगल को एक रोटेशन में कितना एंगल कवर होता है उतनी वैल्यू से डिवाइड कर दो। 360 डिग्री, 360 डिग्री, उसको 2 पाई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया आंसर 576। Done, sir. डन, चलो भैया बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, सॉल्व हो जाएगा। यस सर। चलो डन। तो भैया एक और क्वेश्चन लो, लेट्स सी। चलो बस ऑलमोस्ट यही मानो कि वैल्यूज चेंज है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया वही व्हील और उसका जो इंक्रीज किया गया है स्पीड 600 आरपीएम से लेकर हमने इंक्रीज किया है 1200 आरपीएम में इन 20 सेकेंड्स। सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज इंटरचेंज, मतलब वैल्यू चेंज हुई है। फर्स्ट पार्ट एंगुलर एक्सीलरेशन, सेकंड पार्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। चलो भैया ट्राई टू कैलकुलेट। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, लास्ट क्वेश्चन। भाई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी 20 पाई, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 40 पाई। तो मेरे को एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है, तो 40 पाई माइनस 20 पाई डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड्स। सर पाई आंसर। तो बिल्कुल पाई आंसर आ जाएगा, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास पाई। सेकेंड पार्ट के लिए मैंने आपको मेथड बताया ही है कि पहले टोटल एंगल निकालो, डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दो। महक आपका आंसर बिल्कुल सही। सब लोग भैया वेरीफाई करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आने चाहिए 300। यस सर 300। डन। भैया यहां तक रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करना है। 2 लेक्चर्स में और इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे।